नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी का पूजन होता है, उनके अधिकार के लिए उनका हनन नहीं होता है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, वहाँ भगवान का वास होता है। और आप ये सभी जानते हैं, और यही स्थिति जानने के लिए हमेशा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है। और ये जो है महिला दिवस 1975 से यूएन के द्वारा हर साल मनाया जाता है। और जब बात महिलाओं की होती है तो एक महिला ही है जो जनसंख्या की अगर बात की जाए तो आधी जनसंख्या पे महिलाएं ही अधिकृत है, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा उन्हें समान अधिकार, समान अवसर और जो सुविधाएं हैं वो दी जाती है। और ज़रूरी है कि महिलाएं अपने इन अधिकारों के प्रति जागरूक हो और उन्हें इनके बारे में जानकारी हो। कहा भी जाता है कि लोगों को जागरूक होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला का जागृत होना। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, और राष्ट्र जो है वो निर्माण के लिए एक उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। तो आज कानूनी सलाह कार्यक्रम में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, महिलाओं के अधिकार के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है रिंकू कौल जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अंजना जी। तो रिंकू जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता है कि क्यों महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना ज़रूरी है? महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का जो मेन रीज़न है जी, अगर महिला अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जब जागरूक होगी तो जब भी अगर उसके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है, तभी वह उस के अगेंस्ट में लड़ सकती है। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि महिला को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या अधिकार हैं। जी, हम देखते हैं कि महिलाओं को आज के समय में बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, कानूनी तौर पर हो या फिर जितने भी अधिकार है उस पर वो बता सकती है कि मुझे ये अधिकार है। क्या ज़रूरत पड़ी और कब से ये शुरू हुआ कि महिलाओं को अधिकार देने शुरू हुए? हम अगर बात करें तो इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम बात करें जी, तो आज से अगर हम 150 साल पीछे जाएं तो महिलाओं को अधिकार नहीं थे। जी, कानूनी अधिकार, जैसे वो जो है कार्य नहीं कर सकती थी कहीं भी, कमाने के लिए नहीं जा सकती थी जैसे, और उनको अगर कोई महिला काम करती भी थी तो उसको जो जैसे पे स्केल था तो वो उसको आधा भी नहीं मिलता था अपने कोवर्कर, जो मेल कोवर्कर है उसके बराबर नहीं। तो इसके अतिरिक्त जैसे महिलाओं को वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं था। तो महिलाएं जो है उनको बहुत सारे, इवन महिलाएं ये डिसाइड नहीं कर सकती थी कि वो बच्चा चाहती हैं कि नहीं, ये उसका हस्बैंड डिसाइड करता था कि बच्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सेक्रीफाइसेस किए, तब जाकर जो है उनको उनके अधिकार मिले हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। जी, तो वो जो प्रोटेस्ट हुए थे उनका सक्सेस होने के बाद आधिकारिक तौर पे यूएन ने डिक्लेयर किया इसको 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में। तो तब से जो है महिला दिवस मनाया जाता है। जी। अब अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी में, अगर महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो महिलाओं को यहाँ पर भी कोई अधिकार नहीं थे। ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जो है महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी का अधिकार महिलाओं को जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। जी। फिर उसके अतिरिक्त अगर हम बोलें राइट टू लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ मीन्स कि लाइफ एंड लिबर्टी जो हमारा आर्टिकल 21 डिफाइन करता है। राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। बिल्कुल।
और डिग्निटी का क्या मतलब है, जैसे राइट टू प्राइवेसी इसी में ही आता है, राइट टू आपका कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें हम तो ये इसी में ही आता है। जी बिल्कुल, हम सभी अधिकारों की बात करेंगे कि क्या इसके बारे में क्या मायने हैं इन अधिकारों के और कहाँ कहाँ इन्हें यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जब एक लड़की है तो उसे सबसे पहले एक जो ज़रूरी अधिकार है वो है शिक्षा का अधिकार। कितना ज़रूरी है एक लड़की का, एक महिला का शिक्षित होना, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज को शिक्षित करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अगर हम बात करें कि जैसे जो बच्चे हैं हमारे, ये एक बालिका है जी, तो वो जब शिक्षित होगी तो बड़ी होके जो है वो आगे जैसे अपने परिवार को शिक्षित करेगी और अपने परिवार को शिक्षित करने के साथ साथ जो है वो उसी से ही हमारा देश विकास करेगा जी। अब जो बालिका को जो है अगर हम बात करें कि उसको एजुकेशन जो है तो वो आर्टिकल 21A में प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी कोई भी चाहे बालक है बालिका है 6 से 14 साल उनको राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A में दिया गया है जी। और इवन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने बच्चों को जो है जो खासकर अपनी बालिकाओं को शिक्षा लेने के लिए स्कूल में भेजना चाहिए। बिल्कुल, आज के समय में तो हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हो चुकी है और कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो आगे बढ़ नहीं रही है और शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे हर क्षेत्र में आगे बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हम फिर भी जो कानूनी अधिकार है उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि शायद ये पहले संभव नहीं था। महिला को एक डर रहता था कि अगर उसे कहीं एक प्रॉपर्टी नहीं होती थी उसके पास, ये जो अधिकार थे कानूनी तौर पर जो मिलने लगे हैं महिला को, उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताओ जी। जैसे कि मतलब हम महिलाओं राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी की जब आप बात करते हैं तो इससे पहले जैसे हमारा 1956 से पहले फीमेल्स को प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट नहीं था जी। एब्सोल्यूट राइट का मतलब था कि जैसे अगर एक महिला मान लो उसको मेंटेनेंस के लिए कोई प्रॉपर्टी मिलती थी तो वो उसको अपनी लाइफ टाइम में तो एंजॉय कर सकती थी पर उसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती थी, वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट राइट था ही नहीं जी। सिर्फ वो अपनी लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती थी। तो हमारा जो है कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया है जिसके अंतर्गत महिलाओं को जो है प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट ग्रांट किया गया है। और अब उसके बाद जो है अब कोई भी महिला जो है उस प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी को जो उसको मिलती है उसको एज एब्सोल्युटली होल्ड कर सकती है, उसको ट्रांसफर कर सकती है, किसी को गिफ्ट कर सकती है, बेच सकती है, उसको जैसे मर्जी चाहे उसको वैसे वो डिस्पोज ऑफ कर सकती है। जी रिंकू जी, आपसे ये जानना चाहते हैं जैसे राइट टू प्रॉपर्टी की बात होती है तो ये तो एक पिता की प्रॉपर्टी में लड़की का पूरा अधिकार है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी क्या वही अधिकार रह जाते हैं शादी के बाद भी उसके? बिल्कुल, महिलाओं को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी जो है अधिकार हैं जी। जैसे अगर आप उसकी बात करते हैं जैसे एक व्यक्ति है अब जब उसकी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ जो है वो भी इक्वली शेयर करेगी अपने बच्चों के साथ में उस प्रॉपर्टी को। जी बिल्कुल, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें होती है और एक जब हम कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं तो वर्किंग प्लेस की जब हम बात करते हैं चाहे वो हरासमेंट है या फिर सैलरी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने कहा कि पहले के समय में ऐसा होता था, तो इन सब के क्या अधिकार बनाए गए हैं महिलाओं के लिए कि उन्हें समान वेतन या फिर जो पब्लिक प्लेस में या जो उनकी ऑफिस है उसमें कोई हरासमेंट ना हो उनके साथ? हाँ, इसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट पब्लिक प्लेस, तो ये एक्ट जो है सन 2013 में आया है। बिल्कुल, और इस एक्ट को बनाने के पीछे जो सबसे इसमें 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस बोला जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे जो है काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है, इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो उसके लिए जो है वो गाइडलाइंस इशू करी की थी। उसके बाद जो है 2013 में कानून आया था। तो उस कानून के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि अगर जहाँ पे 10 व्यक्ति कार्यरत हैं तो वहाँ पे एक कमेटी होनी चाहिए महिलाओं के ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए, और उस जो कमेटी रहेगी उसकी जो हेड है वो एक फीमेल होनी चाहिए। बिल्कुल, और महिला उसके साथ कोई भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो वो वहाँ पे कंप्लेंट कर सकती है और उसके बाद जो है उसको तुरंत जो है उस पर
रिलीफ मिलेगा। जी, एक कानूनी जब हम बात करें अधिकारों की तो बात आती है ज़ीरो FIR की, हमने काफ़ी बात सुनी है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि क्या वो रहता है महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ एक अधिकार। ज़ीरो FIR का मतलब ये होता है कि जैसे ऑफेंस कहीं भी हो, अब जैसे अगर एक महिला मान लो आपका शिमला में उसके साथ ऑफेंस होता है पर आज की डेट में वो दिल्ली में रह रही है जी, तो वो दिल्ली में भी कंप्लेंट कर सकती है। तो उसमें वो जुरिस्डिक्शन नहीं देखा जाएगा क्योंकि वो अब अगर उसको जैसे हैरेसमेंट कोई भी महिला है घरेलू हिंसा हुई है उसके साथ, या फिर जैसे आप बोलते हैं कि वो 498A का केस करना चाहते हैं, या फिर जैसे आपका बोलते हैं कि एक फीमेल है शी हैज़ बीन रेप्ड इन शिमला, तो अगर वो कहीं और प्लेस पे रह रही है तो वहाँ पे भी वो कंप्लेंट कर सकती है उसके बारे में। यानी कहीं भी घटना घटती है तो कहीं पर भी उसकी FIR हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक सेफ्टी भी मेजर इशू रहता है। अब अगर हैरेसमेंट यहाँ हुई है और वो बाहर रह रही है तो उसको ये सबसे पहले तो ये डर रहेगा कि मैं यहाँ आऊँगी तो मेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ ना हो। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये अधिकार जो है महिलाओं को दिए गए हैं। बिल्कुल, सेफ्टी की बात होती है और साथ में जब हम ऐसे अधिकार की बात करते हैं FIR की, तो उसमें एक हमें अधिकार और है कि गोपनीयता का अधिकार जो है वो है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, जैसे अब इसमें हमारे पास कानून है बिल्कुल कि आप कोई भी जैसे अगर महिला कोई कंप्लेंट करते हैं, खासकर जैसे आपका रेप केसेस में या जैसे उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो उन केसेस में जो है वो जो उसके फैक्ट्स रहेंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। उनको पुलिस ऑफिशियल्स को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो है उनको लीक ना होने दें। इवन अगर उन केसेस में जैसे कोई जजमेंट आता है या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो कोर्ट की परमिशन के बिना उसको कोई प्रिंट और पब्लिश भी नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें कानून में प्रावधान है 2 साल की सज़ा का। जी, तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। और साथ में जब हम बात करते हैं आत्मरक्षा की, इसी में एक कड़ी है कि हमें एक सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार है, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरह से महिला अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। आत्मरक्षा की जो हम बात करें सेल्फ डिफेंस, हमारा सेल्फ डिफेंस सेक्शन 97 में डिफाइन किया गया IPC में। जी, तो अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर जैसे हमें कभी कोई खतरा है जी, तो हम नेसेसरी फोर्स यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट दैट इवेंचुअलिटी। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर मुझे लगता है कि मुझे जान का खतरा है जी, तो आई कैन गो इवन टू दैट एक्सटेंट कि मैं सामने वाले को मार भी सकती हूँ सेल्फ डिफेंस में। तो वो आपका 97 और सेक्शन 100 जो है आपका IPC का, ये अधिकार देता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा, अब जैसे अगर मान लो कि एक फीमेल को ये लगता है कि उस पे रेप हो सकता है जी, तो इन दैट इवेंचुअलिटी शी कैन किल इवन दैट पर्सन। जी जी जी। तो ये क्योंकि वो उस टाइम पे वो वेट तो करेगी नहीं कि पुलिस वाले आएंगे और आके उसको जो है हेल्प करेंगे या कोई और उसको हेल्प करेगा। तो उसी तरह से जैसे अननेचुरल ऑफेंसेस हैं या फिर मुझे इमिनेंट डेंजर है मेरी जान का जी, तो ये सारे जो है अगर इस तरह का कुछ भी वो होता है तो उसमें वर्ड यूज़ किया गया है कि नेसेसरी फोर्स जी। तो जितना मुझे सामने वाले से डर है, जितना खतरा है, उस हिसाब से मुझे फोर्स यूज़ मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो अगर मेरे को जान का खतरा है तो मैं ऑब्वियसली आई कैन किल दैट पर्सन। जी जी। तो इसके साथ जब हम अभी हम वर्किंग प्लेस की बात कर रहे थे, तो अब महिलाओं को ये भी छूट मिली है कि उन्हें एक छुट्टियां मिलती है, मैटरनिटी लीव की बात हम करते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरह से उन्हें वो मिल सकती है और कितना पीरियड रहता है उसका। इसके लिए एक मैटरनिटी एक्ट 1961 आया था जी, तो जिसके अंतर्गत जैसे महिलाएं जो थी वो आफ्टर डिलीवरी पहले 12 हफ्ते जो है वो उसको पेड मैटरनिटी लीव मिलती थी। बिल्कुल। अब 2016 से जो है ये कानून में जो है अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद आज की डेट में जैसे आप बोलो 26 हफ्ते या ऑलमोस्ट 180 दिन जो है महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव्स जो है वो मिलती हैं जी। जैसे हम इतने सारे हमने अधिकारों की बात की, तो आप से ये जानना चाहते हैं कि क्यों इन अधिकारों की ज़रूरत पड़ी, कि एक कानूनी तौर पर महिला को ये अधिकार देना पड़ा, और उसके साथ साथ कौन से ऐसे अधिकार है जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे जो है वो देश में डेवलपमेंट के जो आसार है वो आगे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अधिकारों की अगर हम बात करें तो जैसे अगर एक जो प्री इंडिपेंडेंट अगर हम इंडिया में देखें, वैसे चलो अब एक हम पहले की बात करते हैं। एक समय ऐसा था जैसे आपने कहा कि जी जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं,
तो भारत का कल्चर एक बहुत रिच कल्चर था। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत उस टाइम पे जो है उनको सारे अधिकार भी थे। पर पता नहीं मेरे को, मैं समझने में असमर्थ हूँ कि कहाँ पे चूक हुई है जी। और अल्टीमेटली नारी की जो है दशा जो है वो बहुत दयनीय हो गई एक समय पे। अगर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में देखें तो नारी की जो दशा थी, अब जैसे सती प्रथा थी या बहुत सारी थी, तो जो नारी को जब अधिकार नहीं थे तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। घर में मारपीट होती थी, जैसे दुर्व्यवहार होता था जी। तो उस समय जो है ऐसा महसूस किया गया कि जो महिलाओं को जो है अधिकारों की आवश्यकता है। और अब जैसा मैंने बताया कि उन्होंने प्रोटेस्ट किए उनके लिए जी। तो धीरे धीरे करके जो है, अब जैसे हम अब कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी मीन्स कि वो बोलते हैं कि आदमी और महिला समान है जी। तो वहाँ से है जो है, जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनको सारे अधिकारों देना भी जो है वो कंपलसरी है। बिल्कुल। तो उसी कड़ी में जो है ये, जैसे अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को। या फिर अगर हम बात करें जैसे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है कि अगर घरेलू हिंसा होती थी, पहले तो उनके पास कोई अधिकार थे नहीं, घरेलू हिंसा के अगेंस्ट में वो क्या कंप्लेंट्स कर सकते थे। तो 2005 में जो है घरेलू हिंसा का कानून आया, तो उसमें जो है क्रुएलिटी जो आप बोलते हैं, जैसे अगर फिजिकल मारपीट होती है, इमोशनल है क्रुएलिटी है, इमोशनली इवन अगर फाइनेंशियल क्रुएलिटी है, जैसे जो उसका पति है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि महिला कमा रही है पर वो सारा जो है उसका पैसा ले लेते हैं। जी। तो वो भी एक फाइनेंशियल जो है उसके साथ क्रुएलिटी है जी। तो इन या फिर उसको जैसे उसको ठीक से रखा नहीं जाता है, तो इन इवेंचुअलिटीज़ में वो जो है अपने राइट्स को क्लेम कर सकती है। बिल्कुल। और जैसे ये राइट्स की आपने बात की, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं तलाक की, कि पहले की स्थिति में तो ये नहीं होता था, लेकिन अब हम जो है वो तलाक ले सकते हैं। एलिमनी की हम बात करते हैं, तो वो कैसा अधिकार है महिलाओं को? जैसे अगर आप प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, 1955 से पहले हमारे पास कोई कोडिफाइड हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था। जी। तो मतलब हर एक स्टेट्स के अपने अपने लॉज थे, पर डिवोर्स जो था हमारे कल्चर में जो है मान्य नहीं था। जी। उस शायद मेरा मानना ऐसा है कि जैसे हमारी शादी, जो हमारे समाज में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, सैक्रोसैंक्ट बोला जाता है जी। तो इस तरह के जो है कानून नहीं थे जी। पर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, जहाँ पे दोनों को बराबर अधिकार दिए कि अब पुरुष भी, अगर पुरुष और महिला दोनों जो है, अगर उनको लगता है कि जैसे कुछ उसमें ग्राउंड्स हैं, क्रुएलिटी है और बहुत सारे, जैसे कि डिजर्शन है, तो अगर ऐसे कोई अधिकार, मतलब जैसे कुछ होता है तो वो डिवोर्स ले सकते हैं जी। और जहाँ आपने बात करी एलिमनी की बात आप करते हैं, तो अगर जैसे महिला का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जी। और वो डिवोर्स फाइल करती है, तो इन दैट इवेंचुअलिटी उसको जो है अपने उस केस को लड़ने का और खर्चा मिलता है, और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट केस उसको इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है। और जब डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद परमानेंट एलिमनी जिसको आप बोल रहे हैं, या मंथली खर्चा भी मिल सकता है जी। तो ये आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि उसके पास अगर सोर्स नहीं है, अगर मान लीजिए कोई महिला वर्किंग है और उसके पास अपना प्रॉपर सोर्स है, तो भी क्या उसे ये फैसिलिटीज़ मिलती है या नहीं? अगर वो फिर उसमें आपका ये देखा जाएगा कि इनकम, जैसे क्योंकि आपका मान लीजिए कि महिला की इनकम अगर पुरुष से ज़्यादा है जी। तो उसमें तो वो नहीं क्लेम कर सकती है। पर अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है, महिला 10,000 रुपए कमा रही है, तो शी इज एंटाइटल फॉर दैट लाइफ, जो उसको अब जो डिवोर्स से पहले उसको जो लाइफस्टाइल था, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है उसको खर्चा मिल सकता है, उसके बावजूद भी मिल सकता है। यही एक लागू होता है, क्योंकि ये तो महिला की बात हुई नहीं, लेकिन हम बुजुर्ग महिला की एक बात करें, अगर उसे अपने ये अधिकार लेने हो, उसे अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम करना हो, तो उसके लिए क्या अधिकार है और किस तरह की फैसिलिटी उसके लिए कानून जो है वो देता है? इसमें 2007 में एक कानून आया है जिसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ ओल्ड एज पेरेंट्स जी। तो उसमें जो है बच्चों, दे आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस टू देयर पेरेंट्स। तो जो बुजुर्ग महिला है जी, वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जी।
अगर उसके पास जैसे कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बुजुर्ग महिला है, रहने के लिए घर नहीं है, तो शी कैन ऑलवेज क्लेम मेंटेनेंस जी अंडर दैट। वैसे तो अब हम जानते हैं कि देश बहुत जागरूक हो चुका है और दहेज जैसी ये जो केसेस है वो बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी एज लॉ अगर आपसे पूछना चाहते हैं तो क्या ऐसी स्थितियां आती रहती है कि आज भी महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता हो, या फिर ऐसी घरेलू हिंसा दहेज के लिए होती है? केसेस तो आते हैं जी, ऐसा अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, और उसके लिए कानून भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 498 के एक के केसेस तो चल ही रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। पर मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि इन कानूनों का मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर देखें तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिसे मान लो 498A का केस एक महिला करती है जी। तो उसमें वो क्या करेगी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने सास, अपने ससुर, इवन जैसे उसके देवर जेठ, कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी ननद जो उनके घर पे रह भी नहीं रही है, उसके अगेंस्ट में भी वो केस बन जाता है। इवन इस तथ्य को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में नोटिस किया था, और उन्होंने, क्योंकि एक डाउरी का ही एक केस आया था जो उन फैक्ट्स पर वो झूठा साबित हुआ। जी। तो कोर्ट ने बोला कि इट इज़ लीगल टेररिज्म, जी, कि जो महिला को लीगल अधिकार दिए गए हैं उसको वो टेरराइज करने के लिए यूज़ कर रही हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आपके पास कोई अधिकार है, राइट है, तो आपकी ड्यूटीज़ भी बनती है। तो एक महिला के साथ साथ कौन कौन से वो राइट्स है, उसके साथ कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके माध्यम से हम ये बहुत ज़रूरी बताना महिलाओं को ज़रूरी है कि अगर आपके पास अधिकार है तो आपकी ड्यूटीज़ भी बनती है, और अगर आप ये ड्यूटीज़ नहीं निभाते हैं तो आपके अधिकार भी कोई मायने नहीं रखते हैं। कानून में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि जी आप जो राइट्स हैं तो उसके साथ कोई ड्यूटीज़ दी गई हैं, पर ये मॉरल ड्यूटीज़ हैं आदमी की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अधिकार हैं तो ऑब्वियसली कर्तव्य भी होंगे ही होंगे। तो अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो ऑब्वियसली अधिकार आपके सामने आएंगे ही आएंगे। जी। और आज के समय में जब हम देखते हैं तो देश के विकास में महिलाओं का कितना योगदान आपको लगता है? मुझे लगता है जो देश के विकास में महिलाओं की अगर हम बात करें तो एक महिला जो है वो माँ है जी, वो पत्नी है, वो इतने रोल्स निभा रही है। तो जो सबसे पहले तो घर जो है उसको संभालना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को संभालना, जो हर एक चीज़, हर चीज़ों को मैनेज करना, ये जो है एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं जो हैं वर्किंग हैं, तो उनका ऑब्वियसली देश की तरक्की में और विकास में बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि कई जगह आज भी जैसे महिलाएं जो हैं इतनी मेहनत करके जैसे आगे बढ़ रही हैं और कमा भी रही हैं, पर उसके बावजूद जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ना जी, उसकी वो हकदार नहीं है जी। उनको जो है उनका जो मान और सम्मान है जी, वो बकायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि कहीं भी हो रिस्पेक्ट एक महिला को मिलना वो बहुत ज़रूरी होता है। महिला ना हो, कोई भी इंसान हो, पर अगर उसे एक रिस्पेक्ट मिलती है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। एक और बात जो हमें लगी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो हर क्षेत्र में अब महिलाओं को प्रॉपर जो है वो अधिकार दिए जा रहे हैं, सीट्स उनकी प्रॉपर है, जैसे 50% सीट्स उनको मिलती है। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है महिलाओं की लाइफ में? जैसे पहले तो वोट देने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन अब इलेक्शन लड़ने का भी। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे जैसे आज की डेट में अगर पंचायत में हो, कॉरपोरेशंस में हो, तो 50% रिजर्वेशन जो है सरकार ने रखी है। ऑब्वियसली अगर जैसे अब आज की डेट में ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन आपकी महिलाओं की है, तो ऑब्वियसली उनको उतने अधिकार भी देना अनिवार्य हैं। और अगर वो आगे आएंगी तो हमारे देश के विकास के लिए ये फायदेमंद ही रहेगा। बिल्कुल। और बहुत सी हम स्कीम्स भी देखते हैं जो महिलाओं के नाम से ही शुरू होती है, तो उससे भी एक प्राउड मोमेंट महिलाओं के लिए रहता है। बिल्कुल। सरकार जो है वो काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो महिलाओं के लिए बना रही है। और अभी मैं बताऊं तो आपको, जैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है सरकार बहुत कोशिशें कर रही हैं और बहुत डिफरेंट स्कीम्स जो हैं बन रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी महिलाएं जो हैं वो जैसे कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रही हैं, पर ग्रामीण महिलाएं आज की डेट में भी जो हैं थोड़ा पिछड़ापन है। जी। तो उनको भी आगे लाना जो है बहुत ज़रूरी है और उनके अधिकारों के बारे में उनको बताना। तो इस वजह से सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स जो हैं
इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर बनाई है। बिल्कुल, महिलाओं को जो अधिकार है वो उन्हें मिलने चाहिए, और साथ ही साथ जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकार तो है लेकिन महिला को जागरूक करने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से वो कदम है जिससे महिलाओं को जागरूक करना संभव हो सकता है कि सभी महिलाओं को पता हो कि उनकी क्या क्या राइट्स है? देखिए, इस पे तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। इवन अगर आप देखेंगे पंचायत स्तर पर भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, और जो उन जो वो प्रोग्राम्स का उद्देश्य यही है कि उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि आपके ये अधिकार हैं। इवन जो जैसे कि स्वच्छता का अगर आप अधिकार बोलें तो वो उस तरह की चीज़ें हैं, या फिर उनके क्या क्या राइट्स हैं, और उनको फाइनेंशियली कैसे सक्षम बनाया जा सकता है। सरकार ने काफ़ी योजनाएं निकाली हैं, जैसे सेल्फ हेल्प स्कीम्स बनाई हैं, तो ये घर घर तक पहुंचाई जा रही है बात, पंचायत के लेवल्स पे, हर जगह पे। और इसके अतिरिक्त एक फ्री लीगल एड की मैं बात करूंगी कि सरकार जो है उन्होंने महिलाओं को फ्री लीगल एड की सर्विसेज भी रखी हैं, जहाँ पे जिसके माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि उनके क्या अधिकार हैं, और अगर बाय चांस वो उन अधिकारों, मतलब जैसे अगर कोई महिला प्रताड़ित होती है, वो कोई केस करना चाहती है, तो उसको फ्री लीगल एड मिलता है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि एक महिला को इवन के बर्थ से लेकर एंड तक आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकती है, परिवार को आगे बढ़ा सकती है, गांव को आगे बढ़ा सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में रिंकू कौर जी थी, और आज हमने कानूनी सलाह में बात की महिलाओं के अधिकार के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे शो में आने के लिए। और आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।